हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैं आप लोगों के लिए टॉपिक बेसिस एम सी क्यू क्वेश्चंस की एक क्लास लेके आता हूँ। ठीक है, हमने दो तीन टॉपिक्स पहले कवर किए हैं। आज की क्लास में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स इस टॉपिक को कवर करेंगे और जितने भी क्लास में क्वेश्चंस वगैरह होंगे, एम सी क्यूज होंगे, वो इस टॉपिक पे होंगे। हर क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ताकि उस टाइम में आप अपना जो आंसर है उसको अटेम्प्ट कर सको, खुद सोच सको कि क्या क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एक नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से बैठ सकते हो। अगर आप लोगों को डाउट वगैरह तो उसको कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं, वेयर इज दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO हेडक्वार्टर। WIPO के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? डब्ल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे किसी की रिसर्च, किसी का डाटा, किसी की सोच, किसी की इन्वेंशन, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ रिसर्च करी और किसी और ने उसको चुरा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या इसके हेडक्वार्टर्स है? ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, स्पेन के शहर मैड्रिड में, इटली के शहर रोम में। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? कहां पर इसके हेडक्वार्टर्स है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल स्टूडेंट सही आंसर है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं होती, जैसे ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं होती, बर्न होती है, BERN। ठीक है, बर्न। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंड किया गया था 1967। और आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब पता लगा। ठीक है, जैसे एक साइंटिस्ट है और मान लो उसने कोई बहुत अच्छी इन्वेंशन करी, अगर उसकी इन्वेंशन को किसी ने चुरा लिया तो उसको कभी क्रेडिट ही नहीं मिला, तो फिर वो कभी अगली बार ऐसे इन्वेंशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मेरी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और इंडेक्स भी आता है कंट्रीज का कि कौन सी कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना रिस्पेक्ट करती है। नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को कि वो स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं। ये वॉस्त्रो अकाउंट को खोला जा रहा है ताकि हम रुपीज में ट्रेड कर सकें। किस कंट्री के साथ? चाइना, जापान, रशिया, यूके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है ये। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट से जुड़ा हुआ है। कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। तो हर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, छोड़ना अपने किसी क्वेश्चन को नहीं है। ये जो नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट है, इसमें हम किस कंट्री के साथ रुपी में ट्रेड कर पाएंगे? बिल्कुल इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जब से ये वॉर वाला टाइम चला है, रशिया के ऊपर सैंक्शन है, तो इंडिया रशिया के साथ ट्रेड में हम डॉलर्स नहीं यूज कर पा रहे, और बिना डॉलर्स के जो आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट ट्रेड इम्पॉसिबल लगता है दुनिया में। पर हम कोशिश करें कि चलो इस डॉलर चीज से आगे बढ़ते हैं। अब हम रशिया के साथ यहाँ लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पाए, इसके लिए एक प्रोविजन बनाया दोनों कंट्रीज ने, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट, और अब वो अकाउंट्स खुलने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज वीक दुनिया में रिसेंटली इसको सेलिब्रेट या तो किया गया या किया जाएगा, बस इसी डेट्स में। आप देखो सारी डेट्स आसपास की हैं, तो किस डेट्स में दुनिया कौन सी डेट्स को सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड हेरिटेज वीक? 19 से 25 नवंबर, 21 से 26 नवंबर, 22 से 27 नवंबर, 23 से 27 नवंबर। कोशिश करो वर्ल्ड हेरिटेज वीक किन डेट्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 19 से 25 नवंबर में दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया। हेरिटेज मतलब हमारा हिस्टोरिकल कल्चर। ठीक है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर। ठीक है, तो दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया गया। तो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, हर वो चीज़ उसको एक तरह से इंपॉर्टेंस क्या दुनिया में वो समझाने की कोशिश की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। 13th एडिशन बायलेटरल एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में रिसेंटली रखी गई? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर 2022 नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और किस दूसरी कंट्री के बीच में? ओमान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर USA। इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे हिंट्स हैं। अब तो इसके बारे में काफी जगह बातचीत भी हुई, हमने भी इसके बारे में पढ़ा था। कोशिश करो
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो हम 13th एडिशन रख रहे हैं नसीम अल बहर का, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। बायलेटरल मतलब दो पार्टनर्स के बीच, इंडिया और किस कंट्री के बीच में इसको रखा जा रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ओमान जिसकी कैपिटल होती है मस्कट। ठीक है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 13वां एडिशन नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022, इंडिया और ओमान के बीच में इसको रखा गया। ठीक है, और 20 नवंबर से 20 नवंबर से जो एक्सरसाइज इसको शुरू किया गया दोनों कंट्री से। ओमान की कोस्ट के पास इसको होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ रिसेंटली इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा, जिससे हम ना किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों, जैसे इंडिया और वो दूसरी कंट्री, रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देती है, ट्रेड और बेटर हो जाता है। हमने ऐसा एफटीए यूएई के साथ साइन किया है, जापान के साथ, आसियान के साथ, मॉरिशस के साथ, बहुत सारे एग्जांपल है। रिसेंटली किसके साथ, क्या हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया। देखो अभी श्रीलंका के साथ क्यों करेंगे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी, इन तीनों में से किसके साथ रिसेंटली अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास किया गया है। इजी क्वेश्चन है, काफी न्यूज में था। विच कंट्री हैज रिसेंटली पास इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो चुका है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आने वाले कुछ महीनों में, सालों में आप देखोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़, उनके साथ आपको इस फोटो में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। दोनों कंट्रीज को इसमें काफी फायदा होगा, और हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन में भी है, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन में भी आगे जाके यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज। किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। तो क्या हमारी तरफ से गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। इजी क्वेश्चन, आपने मे बी जो सेरेमनी की फोटोज वगैरह उसमें इनको जरूर देखो। इंडिया को रिप्रेजेंट किया कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस टाइम पे होस्ट किया जा रहा है, तो इंडिया को स्टूडेंट्स वहां रिप्रेजेंट किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। आई होप आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। जगदीप धनकर जी, तो आप देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर पहुंचे कतर, कतर जिसकी कैपिटल दोहा, और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कैपिटल है एक कंट्री की। मैं आपको ये बताता हूँ, ये कंट्री ना यूरोप में, अब इसका नाम है बॉस्निया एंड हर्ज़गोविना। ठीक है, तो बॉस्निया एंड हर्ज़गोविना एक ही कंट्री का नाम है। इसकी कैपिटल है ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी कंट्री है, एक बड़ी कंट्री थी, उसमें से टूट के बहुत सारी कंट्रीज निकली और 1990s में ही बनी है ये कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है, कराकस, मनामा, साराजेवो या फिर बुजुम्बुरा। ठीक है, कोशिश करो। एक कंट्री जिसका नाम है बॉस्नियन हर्जे हर्जे जोवनी, आई होप इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसकी कैपिटल क्या है। कोशिश करो, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, जिस भी तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, नोटबुक में वो भी जैसे भी अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको मैप पे भी वैसे दिखा दूंगा। तो इस कंट्री कैपिटल होती है साराजेवो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये सदर्न यूरोप में इटली के पास बॉस्निया हर्जेगोविना कंट्री है, कैपिटल है इसकी साराजेवो। ज्यादा बड़ मतलब एरिया में भी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन भी बस 32 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन आ रही है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको कंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्टेमिस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो मून की तरफ जा रहा है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था दुनिया में किस कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या इंडिया के इसरो ने इसको लॉन्च किया है, जापान के जाक्सा ने, यूरोपियन यूनियन के ईएसए ने, या यूएसए के नासा ने। अर्टेमिस 1 मिशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन। अर्टेमिस 1 मिशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, इसरो, जाक्सा, ईएसए या फिर नासा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आपने इसको बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया हो। काफी हमने भी इस पे डिस्कशन करी है। तो नासा का है अर्टेमिस 1 मिशन। पहले नासा ने अपोलो सीरीज में वो मून पे पहुंचे थे, अब वो अर्टेमिस सीरीज में पहुंचेंगे, मतलब कोशिश कर रहे हैं मून पे जाने की। तो यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया अर्टेमिस 1। 2024 में अर्टेमिस 2 होगा। जैसे अर्टेमिस 1 में यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स नहीं, अर्टेमिस 2 अर्टेमिस 3 में एस्ट्रोनॉट्स नासा मून पे भेजेगा। ठीक है, आगे चल।
ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली अनाउंस किया गया उस कंट्री के द्वारा कि वो दुनिया की दूसरी सेकंड सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है स्टील की। देखो, आपको जहां पे भी लगता है ना आपके आसपास आयरन है, असल में आयरन नहीं होता, क्योंकि आयरन में ना ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होती है। तो आयरन का हम एक अलॉय बनाते हैं और वो होता है स्टील। स्टील है जो हर जगह बहुत, मतलब जहां पर भी आपको मेटल दिखता है मैक्सिमम वो स्टील ही होता है। तो दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? पहले पे तो देखो चाइना है, क्या दूसरे पे इंडिया है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स है। करो अपने आंसर को अटेम्प्ट करने की। दूसरी कंट्री, सेकंड कंट्री जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील की प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आपने इसको ठीक गेस भी कर लिया होगा। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है। चाइना के बाद दुनिया में इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बस ये कि हम जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाइना जितनी प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें भी बहुत फर्क है, हम अभी काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो कुछ टाइम पहले तक हमको स्टील के लिए बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, आज हम काफी सारा जो स्टील है बाहर एक्सपोर्ट करें। धीरे धीरे हम अपनी स्टील की प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जैसे चाइना तो दुनिया की ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो स्टील की रिक्वायरमेंट है चाइना से पूरी की जाती है, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज लॉन्च अ प्लान नेम ग्लोबल शील्ड? ग्लोबल शील्ड एक प्लान रिसेंटली किस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया? एट दी 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो इजिप्ट में हो रही थी। इजिप्ट में जो एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर एक ग्लोबल शील्ड से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस ग्लोबल शील्ड में क्या होगा, जो दुनिया के रिच कंट्रीज है जिनके पास काफी पैसा है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करेंगे अगर कहीं पर कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, क्या ये जो प्लान है, इस प्लान को G20 ग्रुप ने लॉन्च किया, G7, क्वाड या फिर नेटो? क्वाड आपको पता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का ग्रुप है। नेटो आपको पता है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, डिफेंस ग्रुप है, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो डिफेंस का ग्रुप है। इन तीनों में से मैं आपको बताता हूँ, तो दुनिया में जिन कंट्रीज की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग मानी जाती है, जिसको हम लोग G7 बनाते हैं, G7 ही आगे जाके G20 को बनाया था। ठीक है, G7 कंट्रीज के द्वारा असल में ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। G7 नेशन लॉन्चेस ग्लोबल शील्ड प्लान टू फंड डिजास्टर हिट कंट्रीज। तो जहां पर भी डिजास्टर वगैरह की वैसे काफी प्रॉब्लम होंगी डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां पर फंडिंग देगा ये G7 ग्रुप। ठीक है, आगे चल आपने सुना होगा ब्राजील के बारे में, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी। ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया होती है। इनकी करेंसी क्या है? डॉलर, यूरो, रियल या फिर फ्रैंक? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी यूज्ड इन ब्राजील? तो इंडिया के भी बहुत अच्छे रिलेशन है। 2020 रिपब्लिक डे परेड जो चीफ गेस्ट थे वो ब्राजील के प्रेसिडेंट, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट जाइर बोल्सोनारो आए थे। फिर 2021 में तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया। ठीक है, 22 में भी हमने बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किया। तो लास्ट जो एक चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे परेड के, वो ब्राजील के ही प्रेसिडेंट थे, जाइर बोल्सोनारो। और ब्राजील की जो स्टूडेंट्स करेंसी होती है, ये होती है ब्राजीलियन रियल। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आपके पास एक ब्राजीलियन रियाल है, तो ये ऑलमोस्ट एक हफ्ता पुरानी कन्वर्जन है। 19 नवंबर को एक कन्वर्जन चली थी। एक ब्राजीलियन रियल में कुछ 15 इंडियन रुपी के आसपास। अब इसका ये मतलब नहीं निकालना होता कि उनकी इकोनॉमी हमसे 15 गुना स्ट्रांग है, ऐसे नहीं होता। वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ऐसा कभी भी मत सोचना कि जो करेंसीज इनको इस तरह से कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली 4 MOUs, MOUs होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सिंपली एग्रीमेंट साइन किए हैं? कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ, इन सब पे हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे थे असल में उस कंट्री। तो स्टूडेंट्स, क्या इसका सही आंसर है मंगोलिया, घाना, कंबोडिया या नमीबिया? किस कंट्रीज के साथ हमने 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं? असल में हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे थे इंडिया आसियान समिट के लिए, और इंडिया आसियान समिट होस्ट किया था कंबोडिया ने। तो कंबोडिया वो कंट्री है जिनके साथ हमने ये जो 4 एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया है, कंबोडिया। एशिया में ये कोलंबिया से कंफ्यूज मत करना, कोलंबिया साउथ अमेरिका में, कंबोडिया की बात हो रही है। तो इंडिया कंबोडिया ने साइन किया 4 MOUs कल्चर, वाइल्ड लाइफ और हेल्थ पे। कंबोडिया की कैपिटल होती है फॉर्मफिन। ठीक है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं। आप देखो ये जैसे थाईलैंड है ना, उसके आपको एक तरफ मिलेगी कंबोडिया, दूसरी तरफ थाईलैंड में वियतनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है, ICC T20 वर्ल्ड कप। इन्होंने किस टीम को 5 विकेट से हरा दिया? जो फाइनल मैच था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में रखा जा रहा था। क्या इन्होंने बीट किया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान? तो इंग्लैंड ने ये जो फाइनल इवेंट जीत लिया। इंडिया की जो टीम थी वो तो सेमीफाइनल्स में ही बाहर हो गई थी। फाइनल्स में इंग्लैंड के सामने कौन सी टीम थी जिसको इंग्लैंड ने बीट किया? ठीक है, कोशिश करो।
तो ये तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, आप लोगों ने सबने इसको जरूर फॉलो किया होगा इस इवेंट को। इंग्लैंड ने फाइनल्स में बीट किया था पाकिस्तानी टीम को, आपको दिखा भी देता हूँ। तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फाइनल 2022, इंग्लैंड लिफ्ट्स दी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो इंग्लैंड की जो टीम थी उन्होंने असल में इस बार का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था उसको जीत लिया। अगले साल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, आईसीसी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल 50-50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप, वो इंडिया होस्ट करेगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा। उसमें इंडिया की टीम को बहुत अच्छा परफॉर्म जरूर करना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डे ऑफ 8 बिलियन सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब किस डेट को, इसमें डेट मंथ और ईयर पूरा आएगा, वो कौन सा डेट मंथ और ईयर है जिसको अब हमेशा के लिए याद किया जाएगा एज द डे ऑफ 8 बिलियन। 8 बिलियन मतलब 800 करोड़, 800 करोड़, ये एग्जैक्टली वो इनमें से एक वो डेट है जब दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ पहुंची। क्या ये 2021 में हो गया, क्या 2022 में हुआ, क्या अगले साल होगा या उससे अगले साल होगा? डेट हर जगह एक ही है, 15 नवंबर। तो आपको बस ये साल पता करना है, दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ कब पहुंची, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने जैसे थोड़ा बहुत आप रेगुलर न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि यही वो साल है, ठीक है। आई होप आपने ठीक आंसर भी किया। 2022 15 नवंबर दुनिया की पॉपुलेशन पहुंची 8 बिलियन या फिर 800 करोड़, ठीक है। 15 नवंबर 2022, ठीक है। आगे चल, तो मैंने इस पे जो न्यूज़ भी बनाई थी, तो ऐसे देखो, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली किसी को क्या ही पता दुनिया में कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर इन्होंने एक, आप कह लो, एक फॉर्मूला यूज किया, एक एल्गोरिथम यूज करी, जिसके थ्रू इन्होंने ये चीज बताने की करी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हुई है, 800 करोड़ पहुंच गई। इसमें इन्होंने रीजन बताया कि हेल्थ केयर, वॉर्स रुकवा देना, मेडिसिन सिस्टम अच्छे होना, ये रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जो मतलब लाइफ भी बढ़ रही है, डेथ्स भी हमने कम करी। कैसे आज से ऑलमोस्ट 200-250 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ थी, और 200-250 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ से भी ऊपर आ। कौन से कॉन्टिनेंट से कहाँ कितना पॉपुलेशन है, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया। तो एशिया और अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट्स है जहां से मैक्सिमम दुनिया को पॉपुलेशन मिली है, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी नदी है, वो कौन से रिवर है जिसके ऊपर कोई भी ब्रिजेस नहीं है? रीजन ये है कि ज्यादातर ये जो नदी है बिल्कुल जंगल के बीच में से जाती है, तो वहां ब्रिजेस की क्या जरूरत है, जंगल में तो लोगों को इतना नहीं ट्रैवल करना होता। क्या इस रिवर का नाम है नाइल, कॉन्गो, अमेजोन या येलो? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उस रिवर का नाम बताओ जो रिवर, जिस रिवर पे आपको ब्रिजेस नहीं देखने को मिले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज नो ब्रिजेस बिल्ट ओवर इट? नाइल, कॉन्गो, अमेजोन या येलो? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आपको पता ही होगा वैसे, अमेजोन रिवर, क्योंकि साउथ अमेरिका में जहां बहुत बिल्कुल अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वहां से निकल के जाती है नदी, इसलिए इसलिए आपको इस पे बिल्कुल ब्रिजेस वगैरह देखने को नहीं मिले, ठीक है। आगे चल, नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया में कौन सा है? तो जैसे दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। आई होप आपने मैप वगैरह पे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर यूरोप? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दुनिया में दूसरा सबसे, तो पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? चलो आपको मैप पे दिखाता हूँ। पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, ये मिडिल ईस्ट सब एशिया में आता है, ठीक है, सारा एशिया है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये दुनिया के 7 सबसे बड़े कॉन्टिनेंट, और ऑर्डर में लिख दिए, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, किस ब्रिज को दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बुलाया जाता है? दयांग कुशांग ग्रैंड ब्रिज, धोला सदिया ब्रिज, तियानजिन ग्रैंड ब्रिज या वास्को डगामा ब्रिज? तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज असल में किस ब्रिज को बुलाया जाता है? दयांग कुशांग ग्रैंड ब्रिज, धोला सदिया ब्रिज, तंजिन ग्रैंड ब्रिज या वास्को डगामा ब्रिज? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आपने ठीक इसको आंसर किया होगा। दयांग कुशन ग्रैंड ब्रिज, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ब्रिज है चाइना में, ठीक है, और इसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर की। चाइना में बहुत बड़ा ब्रिज है दयांग कुशन ग्रैंड ब्रिज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, एक शहर है सैंटियागो, सैंटियागो जो सिटी है दुनिया में किस कंट्री की कैपिटल को बुलाया जाता है? साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, तुर्कमेनिस्तान या चिले? कोशिश करो।
अपने आंसर को अटेम्प्ट करने की। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, तुर्कमेनिस्तान या फिर चिले? बिल्कुल सही आंसर है साउथ अमेरिकन कंट्री चिले, इसकी असल में कैपिटल होती है सैंटियागो। तो आप देख सकते हो साउथ अमेरिका में ये सारा चिले है और इसकी कैपिटल है सैंटियागो शहर। ठीक है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट आज की क्लास में जो एमसीक्यूज वगैरह मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप में से जो स्टूडेंट्स को एक डाउट है, एक प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर मैं आपको एक जो मेरी तरफ से एक सोल्यूशन हो सकता है आप लोगों के लिए, वो मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स असल में या तो आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करो abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ पर असल में आपको एक करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा जो मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें वीकली क्लासेस, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, टेस्ट, नोट्स, सब कुछ आपको स्टूडेंट्स एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। और वीकली क्लासेस भी करंट जीके, इकोनॉमिक जीके, मिसलेनियस जीके में डिवाइडेड है, ताकि बहुत इजीली आपको जो पढ़ना है आपको एग्जैक्टली वही मिले। तो आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स चूज एग्जाम में जाना है, यहाँ पर आपको बैंकिंग एग्जाम्स में क्लिक करना है, एसबीआई पीओ एग्जाम पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसबीआई पीओ एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज दिखेगा, इसमें आपको जाना है स्टूडेंट्स वीडियो कोर्सेज में, क्योंकि जितनी भी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई है सब वीडियो फॉर्मेट्स में मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करी, और ये बिल्कुल वीकली बेसिस पे। ठीक है, इतने पुराने वीक्स हैं, सब वीकली बेसिस पे मैंने एग्जैक्टली इन वीडियोस को आपके लिए बनाया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स वीडियो सोर्सेज में जाओगे, वहाँ पर जाके आपको देखने को मिलेगा करंट जी के SBI PO का कोर्स। इस पर आप क्लिक करोगे करंट जी के कोर्स को, और इसमें आपको सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स के बारे में। ठीक है सो इस तरह से खुलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो हाँ पूरे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने आपके लिए सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज बने उनको देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, टेस्ट सीरीज, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स का इस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या प्राइस है आप उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको उसके बाद आपको करंट अफेयर्स सेक्शन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन की जरूरत है सब कुछ आपके यहाँ पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स मैं आपको समझा पाया, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है, क्यूरी रहती है कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कोई एक नया टॉपिक लेंगे, उस पर मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।